हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के समय नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, बंधुत्व, जाति और वर्ग। तो इस चैप्टर का मैंने पार्ट 1 पहली बना दिया है। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके आप पार्ट 1 देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दो टॉपिक हम पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक, सामाजिक विषमता है। सामाजिक विषमता मतलब कि समाज में क्या अंतर थे, क्या डिफरेंस थे। ठीक है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, वर्ण व्यवस्था के दायरे और उससे परे। तो हम बात करें हमारा पहले का भी आज का समाज है, वो भी क्या कई सारे वर्गों में बटा हुआ है। अब हम बात करने वाले पहले के समाज के भी इतिहास है। हम पहले के बारे में, पास्ट के बारे में जानते हैं। तो बात करें तो क्या था, सबसे पहले ब्राह्मणों ने क्या था, धर्मसूत्र नाम के ग्रंथ लिखा, जिसके ग्रंथ में उन्होंने क्या था, पूरे समाज को 4 वर्णों में बांट दिया। ठीक है, वर्गों में बांट दिया। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर क्या थे, ब्राह्मण थे, उसके बाद क्षत्रिय थे, और बाद में वैश्य थे, और बाद में क्या थे, शूद्र थे। आप देख सकते हो इन 4 वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण हुआ करते थे, उसके बाद क्षत्रिय हुआ करते थे, उसके बाद वैश्य, और उसके बाद शूद्र। अब बात करें, जब समाज 4 वर्णों में बढ़ गया था, उसके बाद उचित उचित जीविका। ठीक है, अब बात करते हैं उचित जीविका में क्या है कि किस वर्ग के लोगों को क्या काम करना था। ये क्या था, पहले से फिक्स हो गया था। जब पूरे समाज को वर्णों में या वर्गों में बांटा गया, तो बांटने के साथ ही क्या था, उनके काम भी निर्धारित हो गए थे कि ब्राह्मण लोगों के ये काम होंगे, क्षत्रिय लोगों के ये काम होंगे, वैश्य लोगों के ये काम होंगे। कोई व्यक्ति किसी दूसरे वर्ण के काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम बात करें तो धर्मशास्त्र के जो ब्राह्मण द्वारा धर्मसूत्र नाम का ग्रंथ लिखा गया था, उसमें क्या था, हर वर्ण के लोगों को उनका काम पहले से बताया हुआ था। बात करें पहले वर्ग की, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण आया करते थे। तो ब्राह्मणों के काम क्या थे, वेदों का अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा ग्रहण करना, पाठ पूजा करना, और दान दक्षिणा देना और दान लेना। तो ये क्या थे, ब्राह्मणों के काम थे, बहुत अच्छे काम थे। दूसरे वर्ग की बात करें तो दूसरे वर्ग में क्या थे, हमारे क्षत्रिय आते। कौन थे, क्षत्रिय। और पहले में आते ब्राह्मण। तो क्षत्रिय वर्ग के भी कुछ काम थे। क्षत्रिय लोगों का काम था युद्ध करना, और साथ में लोगों की सुरक्षा करना, और उनके साथ न्याय करना, और यज्ञ करवाना, और दान दक्षिणा देना। तो ये काम थे क्षत्रिय के। अब आते हैं वैश्य के। देखो, वैश्य के सिंपल से वैश्य के भी आसान काम थे, गाय पालना और व्यापार करना, ये काम थे वैश्य के। ठीक है, जो व्यापारी होते थे वो सब क्या होते, वैश्य ही होते थे। अब आते हैं हम पॉइंट 5 पे। ठीक है, इन 3 वर्गों को अगर हम छोड़े तो जो लास्ट वाला वर्ग था शूद्रों का, इनकी हालत बहुत खराब थी। इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ। इनका एक ही काम था, क्या, ऊपर के जितने भी 3 वर्ग के लोग हैं इनकी सेवा करना। ब्राह्मणों की सेवा करना, क्षत्रिय की सेवा करना, और वैश्यों की सेवा करना। किसका काम था, शूद्र लोगों का। ठीक है, जब वर्ण व्यवस्था हुई तो क्या था, इसमें अलग अलग वर्णों के अलग अलग काम थे। शूद्रों का काम था बाकी तीनों वर्ग के लोगों की सेवा करना। अब बात करें छठा। ठीक है, जब ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र नामक का ये ग्रंथ लिखा, इसमें क्या था, हर व्यक्ति को, हर वर्ण के लोगों को उनके काम बताए गए, उनके नियम बताए गए। अब इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मण लोगों ने क्या करा, कई तरीके अपनाए। पहले तरीके में क्या था कि उन्होंने क्या करा, ब्राह्मण लोगों ने सब लोगों के माइंड में एक बात बैठा दी कि जो ये वर्ण व्यवस्था, ये क्या, एक दैवी व्यवस्था, मतलब एक अच्छी व्यवस्था है। इससे क्या होगा, हमारा समाज और अच्छा होगा। ऐसी बात क्या हुई, ब्राह्मण लोगों ने लोगों के दिमाग में बैठा दी, इस व्यवस्था को कायम करने के लिए, आगे और फैलाने के लिए। साथ ही दूसरा ब्राह्मणों ने क्या करा, जितने भी राजा महाराजा होते थे ये जाके उन्हें समझाया करते थे कि वर्ण व्यवस्था के जो नियम है, ठीक है, जो हर वर्ण के जो नियम है कि इस वर्ण के लोग ये काम करना, आप इन नियमों को अपने राज्य में सख्ती से पालन करवाइए। ठीक है, तीसरा है कि लोगों के दिमाग में यह बात बैठा दी गई थी कि आपका जो काम है वो क्या, आपके जन्म से क्या होगा, निर्धारित होगा। इसका मतलब ये कि तीसरे पॉइंट में क्या करा, ये ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था पूरे समाज में फैलाने के लिए क्या करा, लोगों के माइंड में ये बात डाल दी कि आपके जन्म से ही फिक्स हो जाएगा कि आपको आगे क्या काम करना है। सच में ये व्यवस्था ना, मैं कहूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खराब थी कि आप कैसे जन्म से किसी का कार्य निर्धारित कर सकते हो। अगर किसी के अंदर वो गुण है, टैलेंट है, तो उससे आगे जाने का मौका मिलना चाहिए। इस तरीके से ब्राह्मणों ने क्या करा था, अपने इस धर्मसूत्र के नियमों को समाज में फैलाने के लिए 3 तरीके अपनाए। अब आते हैं 3.2, अक्षत्रिय राजा। अक्षत्रिय राजा की बात करें तो क्या थे वो राजा,
ठीक है, जो क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या था, जो क्षत्रिय लोग थे, ठीक है, उनका काम क्या था, युद्ध करना, ठीक है, राजा बनना पहले। ठीक है, तो इतना जानते हैं। अक्षत्रिय राजा का मतलब होता है ऐसे राजा जो क्षत्रिय वर्ग से नहीं आते थे, किसी निम्न वर्ग से या किसी छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे। अगर हम ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए धर्म सूत्र की बात करें तो धर्म सूत्र में साफ साफ लिखा हुआ था कि सिर्फ क्षत्रिय वर्ग के जो लोग हैं वही राजा बन सकते हैं और कोई राजा नहीं बन सकते। पर इतिहास में ऐसे बहुत से लोग हुए जो नीचे कास्ट थे और बाद में क्या और राजा बन गए। जैसे हम जानते, ठीक है, इतिहास में ऐसे बहुत सारे राजा आए जो क्षत्रिय नहीं थे। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, आप नीचे देख सकते हो ये कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। माना जाता है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो क्या थे, निचली कास्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये क्या थे, क्षत्रिय नहीं थे, और क्षत्रिय नहीं होने के बावजूद भी क्या थे, राजा बन गए। तो अक्षत्रिय राजा के कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता लगता है कि पहले के समय में क्या क्या था, पहले के समय में हर कोई राजा बन सकता था, बस कंडीशन क्या थी कि वो राजा बनने के काबिल, और पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन थी राजा बनने के काबिल हो, साथ साथ में क्या उसको लोगों का सपोर्ट भी प्राप्त हो। ठीक है, मतलब सपोर्ट प्राप्त हो। आज को पता है ना, आज के टाइम पे पूरे देश में जिस पार्टी की भी सरकार बनती है तो सरकार बनने से पहले क्या होता है, उससे लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। वैसे क्या था, पहले के टाइम पे भी कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता था, पर बात है कि उसके पीछे लोगों का सपोर्ट होना चाहिए था। ऐसे ही क्या थे, वो गौतमी पुत्र कौन थे, सीरी सातकन, ये क्या थे, सातवाहन कुल से आते थे। इन्होंने क्या कहा था कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा हो सकता है चाहे इनकी माता ब्राह्मण हो, पिता क्षत्रिय हो, ऐसा हो सकता है इस तरीके से कुछ। अब हम बात करें 3.3 जातीय और सामाजिक गतिविधियां। ठीक है, तो जहां ब्राह्मणों ने क्या था, पूरे समाज को वर्ग और जातियों में बांट दिया था। ठीक है, अब बात करें हम वर्ग की और जाति की, तो वर्ग में क्या थे, सिर्फ 4 वर्ग थे। पूरे समाज में क्या था, सिर्फ 4 वर्ग थे। आप देख सकते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र। ठीक है, और बात करें हम जो जातियां थी, जातियां क्या थी, बहुत सारी थी, बहुत सारी जातियां भारत में देखोगे, पर जो वर्ग है वो सिर्फ 4 है। वर्ग और जाति में इतना अंतर है। पॉइंट 2 की बात करें तो क्या थे, जो लोग इन 4 वर्गों की व्यवस्था में नहीं आते थे, ठीक है, उनको ब्राह्मण लोग क्या थे, उनके काम के अनुसार पुकारा करते थे। ठीक है, जैसे क्या थे, जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों को क्या बोला जाता था, निषाद बोला जाता था। ठीक है, निषाद क्या, एक लो कास्ट के लोग थे जो क्या थे, जंगलों में रहा करते थे, जिनको बाहरी लोगों से मतलब नहीं था। ऐसे लोगों को ब्राह्मण ने क्या करा, वो ब्राह्मण लोगों ने उनको निषाद कहने लगे। और पहले के टाइम पे बहुत सारे अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें क्या थे, बहुत सारी जातियां थी। जैसे बुनकर की एक जाति के बारे में पता लगता है, जो क्या थे, गुजरात के लाट में रहा करते थे, और लाट से भी क्या, वो मंदसौर नाम के मध्य प्रदेश के इलाके में जाके बस गए। वो वहां पे जाके इसलिए बसे क्योंकि उन्होंने देखा क्या था कि जो मंदसौर के राजा थे, ठीक है, वो क्या थे, बहुत अच्छे थे। ठीक है, इस वजह से क्या वो गुजरात छोड़ के मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो राजा थे उनके राज्य में आके बस गए। अब बात करें 4 वर्गों के परे एकीकरण की क्या बात है। तो पहले क्या था, आज भी आप देखोगे तो पूरा भारत क्या है, बहुत बड़ा है। तो पूरे भारत में 4 वर्ण की व्यवस्था का चलना या होना बहुत मुश्किल पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं भारत में क्या, बहुत सारे समुदाय के लोग क्या थे, पहले जंगल में रहा करते थे, या जो अपने जीवन यापन के लिए क्या करते, शिकार करते थे और जंगली पेड़ पौधों को खाते थे। ऐसे लोगों को ब्राह्मणों का मानना था कि ये क्या है, बहुत ही मतलब इनके काम जो बहुत छोटे छोटे काम करते। ठीक है, ये था। तो ब्राह्मणों ने क्या करा, इन लोगों को निषाद कहने लगे कि ये छोटे मोटे लोग हैं, ये मतलब लो लेवल का काम करते हैं। ठीक है, तो पहले के समय में क्या था, तीसरा पॉइंट आता है, पहले के समय में जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, ठीक है, उन लोगों को क्या था, बहुत निम्न कोटि का, मतलब निचले दर्जे का व्यक्ति माना जाता था। जैसे आज आप प्रेजेंट टाइम में देख लो, जिस इंसान को, जिस आदमी को इंग्लिश नहीं आती, उसकी समाज में क्या है, बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। ठीक है, ये रियलिटी है। वैसे पहले क्या था, संस्कृत का केस था, जो लोग संस्कृत जानते थे उनकी बहुत इज्जत थी, जो लोग जिनको संस्कृत नहीं आती थी उनको तो भाई छोटा मोटा समझा जाता था। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं, इतनी विभिन्नता के बावजूद, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी जो भारत में ऊंचे तबके नीचे तबके के लोग थे, ये क्या थे, आपस में मिला जुला करते थे, संबंध रखते थे, और आपस में क्या थे, एक दूसरे से बातचीत करके अपने विचारों का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन किया करते थे। अब बात करें 3.5 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ठीक है, मतलब क्या थे, इन 4
वर्णों को अगर हम छोड़ दें तो इसके बाहर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो लोग इन 4 वर्ण की व्यवस्था के अंदर नहीं आते, ठीक है, तो इनको क्या था, वो ब्राह्मण लोगों द्वारा अस्पृश्य घोषित कर दिया गया। अस्पृश्य मतलब अछूत, कि इनको छूना भी क्या है, पाप है, ठीक है। ऐसे लोगों को क्या था, अपवित्र मान जाता था, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या था, किसी भी पूजा पाठ या सामाजिक कार्यक्रम में आना एकदम सख्त मनाही होती थी। तो ब्राह्मण लोगों के, जो ब्राह्मण लोग होते थे, ठीक है, वो क्या थे, अस्पृश्य लोगों को, अछूत लोगों को क्या था, देखना के साथ क्या था, उनको छूना तो दूर, उनको देखना ही पसंद नहीं किया करते थे। समाज में जो, देखिए समाज में क्या था, कुछ कामों को पवित्र माना जाता था और साथ में क्या था, कुछ कामों को अपवित्र माना जाता था। जैसा क्या था, जो लोग क्या थे, शवों को दफनाया वो करते थे, या फिर क्या थे, मरे हुए जीवों को छूते थे, ऐसे लोगों को क्या था, चांडाल कहा जाता था, ठीक है। और भारत में जो इन चांडाल की स्थिति क्या थी, बहुत ही खराब थी। ऐसे लोगों को क्या था, गांव से बाहर रखा जाता था, ठीक है। ऐसे लोगों के पास क्या थे, कपड़े भी नहीं होते थे, ठीक है। ऐसे लोग क्या थे, मुर्दे लोगों के कपड़े पहना करते थे, उनके गहने पहना करते थे। तो इन जो चंडाल लोग थे, ठीक है, जो अपवित्र काम करते थे, अगर देखा जाए तो ऐसे वो ब्राह्मण के अकॉर्डिंग की शव को उठाना, ठीक है, और मरे हुए जीव को छूना, तो ऐसे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। ये एक रियलिटी है। इसके बारे में हमें बौद्ध ग्रंथ में भी जानने को मिलता है। क्या जानने को मिलता है कि जब बहुत सारे बौद्ध भारत की यात्रा पे आए तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पे जो चांडाल लोग थे उनके साथ क्या था, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। ऐसे लोग जब रोड पे चलते थे तो वो क्या थे, थाली बजाते हुए चलते थे, ताकि आसपास से कोई व्यक्ति अगर गुजर रहा है तो वो वहीं पर रुक जाए था। अब हम 4th टॉपिक पे आते हैं, जन्म से परे, ठीक है। तो जन्म से परे मतलब जन्म से पहले, ठीक है, या जन्म की बात को अगर हम छोड़ दें, संसाधन और प्रतिष्ठा। देखो पहले के समय, आज के समय में अगर आप कहीं भी देखोगे, कहीं भी जाकर, ठीक है, जो भी समाज में किसी व्यक्ति की इज्जत होती है वो क्या होती है, उसकी काम के अकॉर्डिंग होती है। जो इंसान जितना बड़ा काम करता है समाज में उसकी ज़्यादा उतनी इज्जत होती है, और जो व्यक्ति समाज में इतना छोटा काम करता है उसकी क्या है, उतनी कम इज्जत होती है। वैसे क्या था, हमारा पहले का समाज था, ठीक है। क्या था, लोगों के काम के आधार पर क्या था, समाज में उनकी पहचान थी, ठीक है, इज्जत ये था। तो जो लोग ऊंचा ऊंचा काम करते थे, ठीक है, उनकी यार ज़्यादा इज्जत थी, और जो लोग नीचे काम करते थे, मतलब लो लेवल का काम करते थे, उनकी कम इज्जत थी, जैसे आज प्रेजेंट टाइम में भी है, ठीक है। तो जो लोग दास थे, खेतिहर मजदूर थे, पहले कौन कौन लोग थे, शिकारी थे, कुछ मछुआरे थे, कुछ पशुपालक थे, कुछ किसान थे, कुछ मुखिया थे, कुछ शिल्पकार मतलब होता है कारीगर, जो अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं, कुछ राजा थे, ठीक है। इस तरीके के लोग क्या थे, पहले के टाइम में समाज में रहा करते थे। संपत्ति की बात करें, संपत्ति पर स्त्री और पुरुषों के विभिन्न अधिकार। तो पहले के टाइम पे क्या था, जो प्रॉपर्टी होती थी किसी भी आदमी की, किसी, ठीक है, तो उस पर क्या था, सिर्फ उसके बेटों का अधिकार होता था, ठीक है। जो उस प्रॉपर्टी को क्या था, उसके बेटों के बीच में ही बांट दिया जाता था, और जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, सबसे बड़ा बेटा होता था, उसको क्या था, ज़्यादा हिस्सा दिया जाता था। पहले के समय की बात हो रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्त्री धन, ठीक है। तो जो माँ बापों की प्रॉपर्टी पर तो स्त्री का, कोई महिला को अधिकार नहीं होता था पहले, पर प्रेजेंट तो उस समय क्या था, स्त्री धन की बात होती थी। स्त्री धन का मतलब होता है शादी के समय, ठीक है, दुल्हन को उसके पिता द्वारा जो भी सामान दहेज में दिया जाता है, ठीक है, या फिर सामान दान में दिया जाता है, जैसे गहने हो गए, जेवर हो गया, और जो दहेज में सामान दिया जाता है, तो इस सामान को क्या था, स्त्री धन कहा गया, ठीक है। इस सामान पे क्या होता है, सिर्फ स्त्री का ही अधिकार होता है, ये था, उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा बताया गया। पॉइंट 3 में आते हैं, ठीक है। तो मनु स्मृति नाम का जो ग्रंथ था, ठीक है, उसमें कहा गया था कि अगर कोई भी महिला पैसे क्या कहते हैं बचाती है, या फिर अपने पति से पैसे छुपा के रखती है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, मनु स्मृति नाम के ग्रंथ में ऐसे काम के लिए सख्त मनाही थी कि कोई भी औरत क्या पैसों को बचा नहीं सकती, पैसों को पति से छुपा के नहीं रख सकती। 4.2 करें, वर्ण और संपत्ति के अधिकार। तो पहले के टाइम के जो हमें जितने भी ग्रंथ मिलते उसमें क्या था, ठीक है, जो पैसे कमाने का अधिकार था वो क्या था, ऊपर के सिर्फ 3 वर्ग के लोगों का था, ठीक है। बाकी जो शूद्र लोग थे, शूद्र लोगों का एक ही काम था, बाकी 3 लोगों की सेवा करना, ठीक है, ये था। अब दूसरी पॉइंट में अगर हम देखें, पहले के टाइम की अगर हम रियलिटी देखें, तो पहले के टाइम में सिर्फ 2 वर्ग के लोग अमीर होते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग, ठीक है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ऐसी थी, उसमें क्या था, बाकी वर्ग के लोगों को काम करने नहीं दिया जाता था, ठीक है। पहले के समय में क्या था, सिर्फ जो राजा लोग होते थे वही सबसे अमीर हुआ करते थे।
तीसरा पॉइंट देखें, जहाँ ब्राह्मण लोग पूरे समाज को अलग अलग वर्णों में बांटने में लगे होते हैं, वहीं जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो क्या थे, इस वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। तो बौद्ध धर्म लोगों ने कैसे विरोध किया इस वर्ण व्यवस्था का? उन्होंने क्या कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को आप उसके जन्म के टाइम पर या जन्म के बाद ही ये नहीं कह सकते कि भाई तेरा काम ये है, तू जिंदगी भर यही करेगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के लोगों ने ऐसा कहा। बौद्ध धर्म का लोगों का मानना भी कि वहीं तक कि आप किसी जन्म के आधार पर ही उसको ये नहीं बता सकते कि जिंदगी भर उसने वही काम करना है। अब आते हैं 4.3 में, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इस पॉइंट में क्या है, ये बताया कि तो पहले के टाइम के जो अमीर लोग होते थे, ठीक है, जो दान दिया करते थे, ऐसे लोगों को समाज में बहुत अच्छा माना जाता था, ठीक है। और इसके अपोजिट जो लोग पैसे को छुपा के रखते थे, अपने स्वार्थ के लिए पैसे को बचाते थे, ऐसे लोगों को क्या था, बहुत ही नीचे नजरों से, मतलब उनको बहुत ही बुरा समझा जाता था कि यार क्या इंसान है, जिंदगी भर की कमाई अपने साथ लेके जाएगा। और जो लोग दान किया करते थे, गरीबों की मदद किया करते थे, ऐसे लोगों को पहले भी अच्छा समझा जाता था और आज के टाइम पर भी अच्छा समझा जाता है। अगर हम सेकंड पॉइंट में आ जाए तो इस सिस्टम के बारे में हमें क्या आता है, तमिल संगम में, ठीक है, तमिल संगम में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तमिल संगम क्या है, तमिल भाषा में लिखा गया एक पहले का टाइम का ग्रंथ है, ठीक है। तो 200 साल पहले जो साउथ में क्या थी, हमने पहले भी पढ़ा था, सरदारियाँ क्या थी, वहाँ सरदारियाँ चलती थी, ठीक है। तो जो सरदारी होते थे, जो सरदार होते थे, वो क्या थे, बहुत से लोगों की मदद किया करते थे, ठीक है, ये था। तीसरा पॉइंट आ जाए तो तमिल संगम के साहित्य में पता चलता है कि जिन लोगों के पास पहले पैसा था, ठीक है, या फिर तमिल संगम साहित्य में क्या जानने को मिलता है कि जो पहले अमीर लोग हुआ करते, जिनके पास पैसा था, ठीक है, तो समाज उनसे ये या फिर दूसरे लोग उनसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि वो अपने पैसों को क्या होगा, सबके भलाई में लगाएंगे, ठीक है, ये था। तो तमिल संगम से हमें ये जानने को मिलता है कि पहले के टाइम में जिसके पास भी पैसा था, उससे ये लोग उम्मीद करते थे, आशा करते थे कि वो इंसान क्या है, अपने पैसों को समाज की भलाई में लगाएगा। तो बच्चों, आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। इस वीडियो का पार्ट 3 और फाइनल पार्ट इस वीडियो खत्म होने के बाद आएगा। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिखना ना छोड़िएगा। धन्यवाद।